कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जो पिछले क्लास में जो है हम दो टॉपिक के बारे में आपको बताए थे कि द इफेक्ट ऑफ द वार, यानी हिटलर का जो इफेक्ट था, ये युद्ध का जो प्रभाव था वह किस तरह से जो है वह प्रभावित हुआ, इसके बारे में भी हम बताए हैं। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिस्ट, यानी पॉलिटिकली और इकोनॉमिक्स रूप से राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में युद्ध से जो हानि होता है, जिसका ग्राफ वह गिरते जाता है। इकोनॉमिक वार होने का मतलब है कि यदि दो देश के बीच में कोई या फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो या इस तरह के और ऐसे भी वर्ल्ड वार होते रहे, तो देश का जो पॉलिटिकल जो ग्राफ है और इकोनॉमिकल जो ग्राफ है वह गिरता है। या प्राकृतिक मार हो या किसी प्रकार से इकोनॉमिकल का जो ग्राफ गिरता है, वो कहीं न कहीं जो है नेचुरली मार या आपसी जो विद्रोह होता है, जिसके कारण या आपसी मतभेद होने के कारण, दो देशों के बीच में विवाद होने के कारण, या साम्राज्यवाद जो है स्थापित होता है, सैनिक का होड़ होना, या उस तरह से जो है दो देशों के बीच में जब आपसी संबंध नहीं बन पाता है, तो उसके साथ क्या होता है कि दोनों देश का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है। इकोनॉमिकल स्थिति होने से क्या होता है कि जिस देश में दो देशों के बीच में जो विवाद है या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उस वर्ल्ड वार में देश का इकोनॉमिकल या आर्थिक जो स्थिति होता है पूरी तरह से पंगु हो जाता है, वह चरमरा जाता है। जैसे 1930 का जो आर्थिक मंदी था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद विश्व में 1930 में पहला आर्थिक मंदी आया था, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है एकदम चरमरा गया, यानी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था इधर से उधर यानी ध्वस्त होने लगा। तो उसी तरह से जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो ग्राफ होता है, युद्ध होने के बाद वह गिरने लगता है। इसलिए कि पूरी तरह से आदमी की ध्यान जो सेंट्रलाइज जो केंद्रित जो हो जाता है वह युद्ध की ओर हो जाता है, और मानव की जो तरक्की करने की जो साधन है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, चरमरा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है द ईयर ऑफ द डिप्रेशन। लोग जो है उस वर्ष जब युद्ध होता है तो आदमी की डिप्रेशन, पब्लिक जन जन में यह फैलने लगता है कि धन जन और माल की जो क्षति होता है, पूरी तरह से देश की जो बर्बाद होता है, किसान की स्थिति दयनीय हो जाता है, व्यवसाय करने वाले लोगों को भी स्थिति दयनीय हो जाता है। इस तरह से आपसी जो सोच है वह डिप्रेशन में होने लगता है कि आखिर अब क्या होगा, कैसे जो है अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगा, देश का कैसे जो है सुचारू ढंग से चलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है द हिटलर राइज टू पावर, यानी हिटलर जो है एक साधारण मानव से पावरफुल कैसे बना, इस पर हम विचार करते हैं। 1889 में हिटलर का जन्म जो है एक छोटा सा कस्बा कहिए, बाजार कहिए या ग्रामीण क्षेत्र कहिए, उसमें जो है जन्म हुआ। और एक छोटे से बाजार में जो है जन्म होने, छोटे से गांव में जब जन्म हुआ, तो हिटलर का जो बच्चे से जो गुण और स्वभाव था, वे अपने नाम के प्रति इतनी बड़ी जो है ख्याति था, और एक छोटा साधारण से घर में जन्म लिया। और साधारण घर में जन्म लेने के बाद भी हिटलर की जो सोच था, लिविंग जो स्टैंडर्ड था, सिंपल लिविंग जो हायर जो थिंकिंग था, सोच था, वह हमेशा वहाँ का चांसलर बनने का ही सोच था। उसके पिताजी की स्थिति खराब होने के बाद भी उनके नाम जो है छोटे से स्कूल में दाखिला होने के बाद हिटलर जो है अपने फादर की जो दयनीय स्थिति था वे भरपाई नहीं कर पाते थे, वह छोड़कर आर्मी में ज्वाइन कर गया। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद जो है वहां से धीरे धीरे वहां की पूरी जर्मनी, यह हिटलर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, और ये जर्मनी का ही चांसलर बना। और जर्मनी का जो राजधानी बर्लिन था, वह का वो जो प्रेसिडेंट था और वो चांसलर जो, जैसे हम आज यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है पूरे पावरफुल में होता है,
उसी तरह से जो है जर्मनी के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको हम चांसलर कहते हैं। जैसे और भी हम बताए थे कि यूरोपीय कंटिनेंट में जैसे रूस है, रूस के शासक को जो जार कहा जाता है, उसी तरह से जो है जर्मनी के भी शासक को चांसलर कहते हैं। और चांसलर वहाँ का जो है आर्मी से वह चांसलर बन गया। हिटलर जो है वह चांसलर बना और सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी यह जन्मदाता। धीरे धीरे आर्मी में अपना पैर जमाते हुए यह आगे बढ़ा और 1930 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी जो प्रभावित था, वे आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण ही हिटलर जो है 1930 में पोलैंड पर अटैक किया, जिसके कारण हिटलर से नाखुश होकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, यह तीन जो देश था पूरी तरह से जो है मित्र राष्ट्रों में चला गया। और 1939 ईस्वी में जो वर्ल्ड वार हुआ, यानी सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, वह इतनी प्रभावी था कि जैसे ही वह अटैक पोलैंड पर किया, छोटा सा एक देश जो पोलैंड है, टापू पर बसा हुआ है, उसको अटैक करने के बाद, यानी यह होड़ था, सभी राजा का यह सोच था कि दूसरे देश पर जो साम्राज्यवाद स्थापित करें, वर्साई की संधि कर लेना। ये छोटा छोटा और भी जो यूरोपीय कंटिनेंट में जो देश था, वह भी सोचता था कि जब देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, यहाँ का इकोनॉमिकल ग्राफ ज़्यादा हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल स्थिति ठीक होगा, तो लोग अंदर अंदर जो है कि भावना को जो है दबाने के लिए जो है कोल्ड वार यानी शीत युद्ध भी हुआ। इस शीत युद्ध से जो है बहुत सा देश इसमें प्रभावित हुआ। देश प्रभाव होने के कारण है कि जो युद्ध होता है हमेशा जो है वह कुछ न कुछ जो है उसके साथ लॉस, हानि या पूरे जन आंदोलन में जनता में जो है एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है या सरकार के प्रति जो है वो नाखुश होने लगता है। इसलिए कि यह युद्ध से जो है हानि ही होता है, यानी देश की सब संपत्ति का क्या होता है, लॉस होता है। तो युद्ध 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वार का जो उत्पादन करने, यानी उसको क्या कह सकते हैं कि इसको निर्माण करता पूरी तरह से हिटलर का ही सहयोग था। हिटलर यदि पोलैंड पर अटैक नहीं करता और पोलैंड के साथ साथ रूस के भी कई भागों को जो है यूगोस्लाविया पर भी अटैक कर वे जो है 1936 ईस्वी में हिटलर जो है यूगोस्लाविया पर जो है अटैक कर उसको अपने ही साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण ये जो मित्र राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्रों में एक विद्रोह पैदा हो गया, लोगों में जो भय हो गया, डर पैदा हुआ कि हिटलर की जो नाजी पार्टी है, वो जो तानाशाही जो शासक है, उसकी साम्राज्य जो विस्तृत हो रहा है, फैल जो रहा था, साम्राज्य जो है धीरे धीरे पोलैंड से जो है यूगोस्लाविया से और भी छोटा छोटा जो उसका पड़ोसी जो देश था उसको पूरी तरह से अपने सीमा में मिला लिया और अपने अनुसार जो है वह राज करने लगा। तो दूसरे मित्र जो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों को जो है इससे भय हुआ, जिसके कारण तीनों मिलकर जो है जर्मनी को जो है एक पंगु बना दिया। यानी पूरी तरह से हिटलर की जो तानाशाह शासक था, वह तानाशाह शासक को समाप्त करना चाहा। तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट में जो युद्ध हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, वह दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जो देश था यूगोस्लाविया था, पोलैंड, जर्मनी एंड जापान जो है खुलकर उसका विद्रोह यानी समर्थन नहीं करता था। पूरी तरह से जो है वह अमेरिका के अगेंस्ट में ही रहता था, लेकिन वह जर्मनी को अंदर अंदर सहयोग करता था। इस युद्ध के बाद पूरी तरह से जब मित्र राष्ट्र एक होकर जो है जर्मनी को पंगु बना दिया और हिटलर जो है आत्महत्या, अंततः उसको जो है आत्महत्या करना पड़ गया, अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। और इसी बीच में जो है यानी अमेरिका जो मित्र राष्ट्र जो है एक जापान के दो बहुत बड़ा शहर जो था जिस पर जो दो बम गिराया था, वे दोनों बम जो हिरोशिमा और जो नागासाकी पर गिरा तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
और उसमें जो यूज था ज़्यादातर जो है आज भी वहाँ बच्चे जो जन्म लेते हैं उसको अपंग हो जाते हैं, कुछ कुछ उनकी जो है कोई बॉडी का शरीर का जो पार्ट्स होता है वह डैमेज होता है, इसलिए कि यूरेनियम का प्रभाव करीब करीब जो है वो 500 यानी 500 ईयर्स तक इफेक्ट होता है। यानी एटमॉस्फेयर में जिस आसपास में जो है उसका वह जो वातावरण पर वो जिस इन्वायरमेंट वो गिरता है उसका प्रभाव 500 ईयर्स तक रहता है, जिसके कारण आज भी जो है जापान का जो राजधानी टोक्यो है वह एक टापू पर जो बसा हुआ देश है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा जो विकसित आईक्यू जो है वह जापान का डेवलप है, टेक्निकल वहाँ का ज़्यादा डेवलप। 2 बम गिराने के बाद पूरी तरह से जब पंगु हो गया हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय और फाइट बॉय, ये बम गिरने के कारण जो है अमेरिका यह दोनों बम गिरा है। लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए ऐसा और थर्ड वर्ल्ड वार न हो विश्व में, रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ, वे संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया। और इसी संगठन के साथ साथ आज पूरा देश जो है उस संगठन में जुड़ा हुआ है, जो 5 अस्थायी देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, रूस, ये सब क्या है कि अस्थायी देश हैं। और इस अस्थायी देश के साथ साथ ये सभी जो है हिटलर की जब अंत हो गया तो हिटलर भी पूरी तरह से तानाशाह जो शासक था वो पूरी तरह से समाप्त होकर जब पंगु हो गया, तो पंगु होने के बाद जो हिटलर की एक नया जो है जब मृत्यु हुआ तो उसके बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। पूरी तरह से जो है सभी लोग जो है क्या हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, जैसे भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी देश है लेकिन 151वां देश है, जो भी विवाद या 2 देशों के बीच में होता है उसका विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको जो है बात को समझकर उसके बाद फैसला उसके आधार पर वह देता है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको।